अस्सलाम वालेकुम जी। करंट अफेयर्स के सेशन के आखिरी 3 टॉपिक्स, और वो फिर सब स्टूडेंट्स को अ, ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाई जा रही है। ये रिकॉर्डिंग आप 30 अप्रैल तक, आज 27 है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 30 अप्रैल तक आप इसको सुन सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक तो जो है जी, वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये तीनों टॉपिक्स इस वक्त पिछले 1 महीने से खास तौर पर उसमें ये इनकी इम्पोर्टेंस रेलिवेंस है। इट में भी पॉसिबल कि वो पूछ ले। बेसिकली आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये 2022 से 2026 के लिए 5 साल के लिए ये पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। ऑल्दो इससे पहले 2014 में इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, फिर 2018 में सेकंड इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी लार्जली ये बेसिकली दी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने थी, और लार्जली इसके अंदर जो है वो इसका एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो पॉइंट था, और एक जो है वो इसका कंपोजिट, और इसी में ये रिवॉल्व करते थे। सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो कैसा रहेगा, उससे रिलेटेड जो है वो ये था जी इसका एस्पेक्ट जो। तो ये आपकी पहली कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसको आप यानी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कह सकते हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो लार्जली हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज या दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, तो लार्जली सिक्योरिटी को लेके इधर या तो हम ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते नहीं, और हमारी अप्रोच सिक्योरिटी को लेके टैक्टिकल रही है जी ज्यादातर। ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं कि ये पहली दफा हुआ कि हमने सिक्योरिटी को लेके इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारी अप्रोच स्ट्रेटेजिक रही है। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स इसमें इसको डिसाइफर नहीं कर पाते कि ये इशू है क्या, कि व्हाट इज टैक्टिकल एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजिक, इसको समझ नहीं पाते। तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी बात होगी टैक्टिकल की, तो बेसिकली आपकी हिकमत अमली, यानी आपको कोई इशू कंसर्न है और उससे रिलेटेड आपकी जो है वो हिकमत अमली क्या होगी जी। ठीक है जी, उससे रिलेटेड चीज देखी जा रही होती है। समझ आ रही जी। तो जब आप स्ट्रेटेजिक को देखते हैं कि, सॉरी मैं स्ट्रेटेजिक में लिख के इसको, जब आप स्ट्रेटेजिक देखते हैं तो आप कहते हैं हिकमत अमली। जब आप टैक्टिकल को है तो इसको हरबा। जब आप कोई इशू कंसर्न है आपको, तो क्या आप हरबे इस्तेमाल करेंगे? आप काइनेटिक हरबे इस्तेमाल करेंगे, आप नॉन काइनेटिक हरबे इस्तेमाल करेंगे, वो उससे रिलेटेड है। हिकमत अमली ये जरा एक लार्जर फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती है। सो स्टेट्स, वो सरताज अजीज की किताब भी है ना जी, मैं अक्सर उसका नाम भूल जाता हूँ, सेकेंड एडिशन जब आया था, इनटू द ड्रीम्स एंड रियलिटीज, इस तरह करके किताब का नाम। तो उसमें उसने बड़ा मजेदार आर्गूमेंट दिया हुआ यही कि पाकिस्तान की आर्मी भी लार्जली टैक्टिकल है जी, स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो बड़ा मजेदार आर्गूमेंट है उसकी किताब का, सरताज अजीज की, जो फॉरेन मिनिस्टर भी रहा पीएमएलएन की गवर्नमेंट में। तो वो बड़ा मजेदार फ्रेमवर्क है उसका, बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटीज। बड़ी मजेदार किताब है। खास तौर पे मैंने आप लोगों को फाटा का टॉपिक भी करवाया था, पूरे का पूरा उसके चैप्टर में से करवाया था। फाटा का चैप्टर इतना बेहतरीन रिसर्च के साथ, फाटा मर्जर का, वो मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। सो ये ओवरऑल इसकी बड़ी जबरदस्त जो है वो किताब है, वो
देखनी चाहिए, वेल रिसर्च्ड किताब है, वरना जो सर्विसेज के सेक्टर से या पॉलिटिशियंस या पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं वो इतनी अच्छी वेल रिसर्च्ड बुक नहीं लिख पाते, तो अच्छी काम है जी उसका। एनीवेज, सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें जहां पे पास्ट में ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट मौजूद था, फॉर द फर्स्ट टाइम ये पीपल सेंट्रिक है जी। इसको कहा जाता है कि ये पीपल सेंट्रिक है, ठीक है जी। और इसके अंदर अब है क्या क्या जी इस पीपल सेंट्रिक में, इसमें बहुत से जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आप इसमें से इसके अगर फीचर्स निकालना चाहें तो जनाब इसमें 6 बड़े फीचर मौजूद हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, ठीक है जी। तो बारी बारी उन फीचर्स को देख लेते हैं जी कि ये फीचर्स क्या हैं। इसमें जनाब सबसे जो पहला फीचर है उसको कहा जाता है नेशनल कोहेजन। नेशनल कोहेजन कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो जनाब इम्पोर्टेंस ऑन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एक नेशनल कल्चर कंसेंसस बेस्ड डेवलप करने की जरूरत है, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी अमंग पीपल भी एंड अमंग डिफरेंट जो आपके सब स्टेट सब्सिडरी आप कह लें यूनिट्स, यानी कि आपके प्रोविंसेस के दरमियान, सही है जी। और नेशनल कोहेजन इसी तरह भी डेवलप होती है कि जब पीपल इनके इश्यूज को अगर आप एड्रेस करना शुरू हो जाए, लोगों के जब मसाइल एड्रेस हो रहे होंगे तो लोग जुड़ते हैं आपस में, कनेक्ट होते हैं आपस में। सो जनाब लोगों के मसाइल को एड्रेस हम करेंगे जी। सो ये हमें जो है वो एस्पेक्ट्स में मिलता है, हम लोगों को मिलता है, यानी आप अपना ओवरऑल पब्लिक सर्विस का जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करेंगे जी। सो ये पहला इसका जो फीचर, और ये डिजायरेबल भी है जाहिर है। जितना ज्यादा हमारे यहाँ एथनिक बेस पे पोलराइजेशन का हम शिकार हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में तो नेशनल कोहेजन बहुत जरूरी है जी, सही है जी। इसके बाद दूसरा फीचर जो इसमें हमें नजर आता है वो है जनाब इकोनॉमी। 21st सेंचुरी में स्टेट्स के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत वाइटल है जी, सही है जी। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी, एनर्जी है जी। एनर्जी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी तो ज्यादा तभी आपकी इंडस्ट्री मूव ऑन करेगी जी, आगे बढ़ेगी, सही है जी, तो जरूरी है। ट्रेड वो भी जरूरी है जी आपके लिए, खासतौर पे उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़नी चाहिए जी। फिर इकोनॉमी के लिए आपको फिर स्किल्ड लेबर भी तो चाहिए, तो स्किल्ड लेबर चाहिए तो आपको एजुकेशन का फ्रेमवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करना है जी। फिर इकोनॉमी बेहतर करनी है तो हमारे पास सिंगापुर की बड़ी मशहूर एग्जांपल के ह्यूमन रिसोर्स भी तो आपको डेवलप करना है जी, उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मॉडर्न एरा में अगर आप फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते तो उसका भी यूजेज जो है वो करना है जी हमें, ताकि हम अपना एक फ्यूचर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर कर सकें। इसका दूसरा फीचर हो गया जी। फिर उसके बाद इसका तीसरा जो है वो फीचर है जी, तीसरा फीचर इसका डील करता है जी विद डिफेंस। डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में जनाब जो हमारे लिए
सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, एक तो आपका कन्वेंशनल फ्रेमवर्क है जी डिफेंस का। कन्वेंशनल फ्रेमवर्क में तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसको हमने किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होने देना जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका कन्वेंशनल के बाद फिर न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है कि जनाब हमने डेटरेंस को, मोहिद यूसुफ इन पर्सन जिसने ये सारा फ्रेमवर्क तैयार किया, हालांकि उससे पहले 7 years से कोशिशें हो रही थी कि हम अपनी तारीख की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस करें, लेकिन मोहिद यूसुफ ने आके फिर इसको, मोहिद यूसुफ की जो एक्सपर्टीज है उसकी ज्यादा वो डेटरेंस के फ्रेमवर्क में उसकी बड़ी एक्सपर्टीज है, मोहिद यूसुफ के जो आर्टिकल्स और किताबें वगैरह, सही है जी। और उसमें फिर ज़ाहिर है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारी साइबर स्पेस जो है जी, उसकी भी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया जा रहा है कि हमें साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क भी डेवलप करना है। और ये तो मालूम है, मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी करवाई थी, वो भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है, हालांकि वो 2021 में आई थी, लेकिन ज़ाहिर है इसका पार्ट बन जाती है। सो डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 फ्रेमवर्क जो है वो हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसकी आगाही देती है जी कि ये हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, इन पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो चौथा इसका फीचर है वो डील करता है जनाब विद इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी तो प्रीवियसली 2014 में भी 2018 में भी 2 इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हम जो है वो लेके आगे हुए, सही। इन दोनों पॉलिसीज का आप कह लें कि एक तरह से इनकी समरी, इनका रेप्लिका ही नजर आता है हमें। दोनों पॉलिसीज टेररिज्म को के इशू पर, तो वही चीज यहाँ पे भी मेंशन की गई जी, टेररिज्म की, सही जी। उसके अलावा फिर आपके रीजनल नेशनलिज्म्स, ये एक नई चीज है जो पहली 2 सिक्योरिटी पॉलिसीज में मेंशन नहीं है। एक्सट्रीमिज्म मेंशनड है, किसी भी तरह का वायलेंट एक्सट्रीमिज्म मजहब के नाम पे खास तौर पर, ठीक है जी, ये चीजें मौजूद हैं। सो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पास्ट में 2014 और 2018 में इसका कंपोजिट पार्ट, वो हमें उसका रेप्लिका ही नजर आता है इंटरनल सिक्योरिटी के इस पॉइंट में, रिलेटेड टू टेररिज्म, रीजनल नेशनलिज्म्स, एक्सट्रीमिज्म। ये एक तरह से एक झलक भी है नेशनल एक्शन प्लान की, ये जो चौथा पॉइंट। पांचवा फीचर जो इसके अंदर हमें नजर आता है वो डील करता है विद फॉरेन पॉलिसी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, जो इसका पांचवा फीचर है, सही है जी। इस पांचवें फीचर में वही बात रिपीट की जा रही है जो हमेशा से हमारी तारीख में मौजूद थी कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। 2018 से 22 की जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लिसिटली इस चीज का इजहार कर चुकी है और वही रिफ्लेक्ट होता नजर आता है हमें इन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, सही है जी। सो हम अपने रिलेशंस बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में एंड मल्टीलैटरल में खास तौर पे कुछ समिट्स एंड देन फिर हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है हम जनाब उनको पूरा करेंगे, जिन जिन ट्रीटीज के हम सिग्नेटरी हैं। बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ऑनर तमाम कंट्रीज के साथ जो है वो अपने रिलेशंस वो किसी भी तरह की हाइफिनेटेड अप्रोच पे नहीं रखेंगे, बल्कि डी हाइफिनेटेड अप्रोच रखेंगे। किसी भी स्टेट के साथ रिलेशंस
इस फ्रेमवर्क में नहीं कि उसका हमारे एनिमी के साथ क्या रिलेशन, बल्कि दुनिया तब्दील हो रही, तो उसमें हम अपनी फिर ऑप्शंस को खुद बाय चॉइस जो है वो एग्जर्ट करेंगे। और आखिरी चीज जो है, जो आखिरी आप फीचर कह सकते हैं जी जिसके अंदर मौजूद है, वो रिलेटेड टू ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी में हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं? ऑफ कोर्स क्लाइमेट का इशू है जी हमारे, ऑफ कोर्स जी वाटर का इशू है जी हमारे पास, फूड शॉर्टेज का इशू है जी हमारा, सही है जी, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू है जी हमारा, सही है जी। तो जनाब इसके बाद एक दो और भी ना, पॉपुलेशन भी, वन वे और अदर, ये सारी चीजें जो है वो रिलेटेड टू कि इनकी इम्प्लीकेशंस जो है वो ह्यूमंस पर यानी पीपल पर। तो इन जो आजम का इरादा है जी कि हम ह्यूमन सिक्योरिटीज अपनी बेहतर करेंगे जी हर लिहाज से, ठीक है जी। सो ये 6 हमें बड़े फीचर्स नजर आते हैं ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। लेकिन जब हम इसका जरा एक क्रिटिकल अप्राइजल कर लें जरा, या क्रिटिकल एस्टिमेशन कर लें, तो ऐसा है कि देयर इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इन सारे 6 के 6 फीचर्स में। कोई भी ऐसी एस्पेक्ट नहीं है कि जो हम जिसको कहें कि जी को जो एक सिक्योरिटी स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में, ओवरऑल डिसिप्लिन ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में हमने कोई मीनिंगफुल न्यू कंट्रीब्यूशन की हो, सही है जी। रादर इट वाज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कुछ भी नया नहीं है। जितने पॉइंट्स इन 6 फीचर्स में वन वे और दी अदर हाईलाइट किए जा रहे हैं, इनमें से कुछ भी नया नहीं है। हाँ बस आप ये कह सकते हैं कि एक जगह पे इकट्ठे कर दिए गए इन तमाम 6 के 6 फीचर्स में। दूसरा जो बड़ा हम इसको क्रिटिकली जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो फ्रेमवर्क है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स तो हाईलाइट किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स विदाउट टारगेट्स, टारगेट्स डेवलप नहीं किए गए। हम पॉपुलेशन को कितने परसेंट पर कंट्रोल में ले आएंगे, समझ आ रही जी, हम फूड को किस लेवल पर लेके जाएंगे, क्लियर है जी। तो मतलब कहने का कि ऑब्जेक्टिव्स तो हैं लेकिन टारगेट्स के बगैर है। फिर इस पे जनाब इंपॉर्टेंस और एओलॉजी क्या लें आप, एओलॉजी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, इसकी पॉइंट्स में हमें क्लियरली खुद सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जियो इकोनॉमिक्स का वर्ड टाइम एंड अगेन रिपीट किया जा रहा है। सो जियो इकोनॉमिक्स भी एज अ, आप कह लें कि एज अ स्ट्रेटजी वो कुछ नया तो नहीं है। 21st सेंचुरी ओवरऑल इसमें कहा जाता है जी कि स्टेट्स जियो पॉलिटिक्स से डिविएट होके जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करें। नाउ मेक श्योर, इसको याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स वर्सेस जियो इकोनॉमिक्स, इसकी तैयारी नहीं करनी, इस तरीके से इसको नहीं समझना। जियो पॉलिटिक्स एक बड़ा ग्रैंड डोमेन है और आपकी जियो इकोनॉमिक्स वो सर्व करती है आपके जियो पॉलिटिक्स को, ये ध्यान में रखिएगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे है तो जियो पॉलिटिक्स ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स सर्व कर रही होती है आपके जियो पॉलिटिक्स को, ये ध्यान में रखिएगा जी हर हाल में। फिर उसके बाद इसमें रिसोर्स एलोकेशन का कोई जिक्र नहीं है।
किसी भी तरह का। 6 मुख्तलिफ फीचर्स हैं, तो आप कितना रिसोर्स एलोकेट करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, कितने एलोकेट करेंगे आप सोर्स इकोनॉमी की अपग्रेडेशन बेहतरी के लिए। समझ आ रही है? साइबर स्पेस में आप कितनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। सो हम देखते हैं कि लार्जली इस पूरे फ्रेमवर्क में हमें कोई प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन नजर नहीं आती है। फिर उसके बाद इसी तरह एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका भी फुकदान नजर आता है। हु वुड फॉलो गोल्स, गोल्स जो आपने बना लिए उनको फॉलो कौन करे। सो ये एलोकेशन ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियर कट मेंशन नहीं किया जाता। ये क्या दिया जाता है कि जी पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हमने रिवील कर दिया, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो क्लासिफाइड है। सो इन 6 फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जो नया हो कि आपको अपने स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू दीज गोल्स उनको क्लासिफाइड रखने की जरूरत हो। देयर इज नथिंग न्यू। अगर तो कोई नई चीज हो तो तब तो आप कह सकते हैं कि जी उसको आप क्लासिफाइड कर लें। कुछ भी नया नहीं। देन क्वेश्चन ओवर डिसीजन मेकिंग, इन फीचर्स को लेके इस न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी को, इसकी डिसीजन मेकिंग क्या सिर्फ सेंटर के लेवल पे होगी या प्रोविंसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और उन्हें भी ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो अपनी पॉलिसीज इन लाइन विद दीज फीचर्स बनाएं, या सेंटर की तरफ से ही आ रही होगी। अगर सूबे आपके इस सिक्योरिटी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते तो ये तो बहुत ही वीक फिनोमेना हो जाएगा फिर ऑल टुगेदर, क्योंकि अब आपके सूबे खुद मुख्तार है। समझ आ रही जी? सो किसी भी तरह का इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में कोई डिटेल्ड प्लान वो मौजूद हमें नजर नहीं आता। देयर आर मोर देन 60 पेजेस जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट उसको रिवील किया गया, और इन 60 पेजेस में कोई डिटेल्ड प्लान उसको डिस्कस नहीं किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या स्टेट्स अपने प्लान्स डिस्कस करती हैं? तो ऑफ कोर्स स्टेट जो है अपने प्लान्स स्टेट क्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में सारे तो नहीं बता रही होती, डेफिनेटली, बट लाइन ऑफ एक्शन कि किस गोल को किस पैटर्न पर हम अचीव करेंगे। लेट्स से फॉर इंस्टेंस एनर्जी, तो एनर्जी को हम क्या क्लासिकल कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क में करेंगे या एनर्जी को हम एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क में करेंगे। यानी कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे या स्टेट या गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी के शॉर्टफॉल को एड्रेस करने में, एनर्जी और रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव एनर्जी, कुछ तो बताएं आप, लाइन ऑफ एक्शन तो बताएं, ये कैसे करेंगे आप। सो ये हमें वाजिया तौर पे नजर आता है कि देयर आर सीरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। सो ये फ्रेमवर्क है जी, और आखिर में आप कह सकते हैं कि जनाब इसको कोई भी ऑफिशियल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपनी पर्सनल जो आप कह लें कि सीवी है उसको तो हाईलाइट उसमें तो इसको कर सकता है, लेकिन फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अनलेस एंड अनटिल
इसका कंप्रिहेंसिव प्लान डेवलप नहीं होता, तो इनमें तो कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ तो हर एक लर्नेड आदमी को पता है। सो ये एक्यूज किया जाता है, एलिज किया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए कि मैंने पाकिस्तान की पहली एक सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप कर दी है। हालांकि इन रियलिटी उसमें किसी भी तरह जो है वो कुछ भी नया नहीं है। सही है जी। सो ये जो सफेयर है वो हमें वाज़ह तौर पे इसके अंदर नजर आता। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई लाइन ऑफ एक्शन तो देना जरूरी है ना जी, तो वो हमें नजर नहीं आता। तो मेरली ये एक रिटोरिक है, सब पॉइंट्स की रियलाइजेशन मौजूद है, तो वही आपने सारे एक जगह इकट्ठे करनी। आप उस रियलाइजेशन को, उस रिटोरिक को कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन तो दें, या लाइन ऑफ एक्शन तो बताएं, मेंशन करें। वो मेंशन नहीं किया जा रहा। सो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो है, या कि बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा जो है वो इसकी, इसमें हमें जो है वो लूप होल्स नजर आते हैं इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। अगर वो आपको पूछ लेता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस में तो जाहिर है आप इसको बताएंगे जी जनाब कि पहली हमारी पॉलिसी है, इससे पहले आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने साइबर सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट किया जिस तरह मैंने बताया। ठीक है जी, नेशनल कोहेजन के पॉइंट को नेशनल लेवल पर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया। एनर्जी के 2-3 पॉइंट्स में जनाब स्टेट्स के लिए तो बहुत जरूरी है उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और ये भी बिल्कुल अपने नेसेंट स्टेज में है। इसका फ्रेमवर्क पूरे का पूरा वो तो वाजे ही नहीं हुआ, और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो बाकी नजर में तो इस टॉपिक को वो पेपर का हिस्सा शायद ना बनाए। लेकिन इस लेक्चर में आज जितने भी टॉपिक्स हैं ये बेसिकली मेरी चॉइस नहीं है, ये बेसिकली आज के तीनों टॉपिक्स जो हैं ये स्टूडेंट्स की चॉइस है कि ये करवाएं जी हर हाल में, कि एज इफ इनके बगैर सीएसएस का हमारा जो है वो टॉप जो है ना जी वो रुक जाएगा। स्टूडेंट को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है जी, हमने कहा जी करा देते हैं, जहां इतने हमारी मर्जी चली है तो 3 टॉपिक्स जो हम स्टूडेंट की मर्जी के भी करा देते हैं। सो एक टॉपिक तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। दूसरा फिर जो टॉपिक है वो ओआईसी से रिलेटेड है जी। ओआईसी से रिलेटेड भी इसलिए क्योंकि अभी मोस्ट रिसेंटली जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन CFM 22 और 23 मार्च 2022 इस्लामाबाद में सेशन हुआ, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी रेलेवेंस थोड़ी बहुत तो बनती है। ओआईसी बेसिकली जब ये फोरम बना, जब 1969 में मोरक्को की लीडरशिप ने ये आइडिया बेसिकली दिया, तो उसके बाद ये फिर प्रोसेस शुरू हुआ। तो इसका शुरू का नाम तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन 2011 से इसको चेंज कर दिया गया और ये इस्लामिक कॉपरेशन हो गई है जी। अब इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है 2011 से। उससे पहले हमें जो है वो इसका नाम जो है वो ये देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी अगर हमें ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आ जाए नीचे एमसीक्यूज में, तो हमने कॉपरेशन पे करना है, क्योंकि 2011 से इसका ऑफिशियली नाम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का नाम दिया गया है। ये फोरम आफ्टर यूएन, ये जनाब सेकंड लार्जेस्ट फोरम कहलाता है जी आफ्टर यूएन इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जो है ना जी कंट्रीज की पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर
यूएन, इसका दूसरा नंबर है जी। इसमें 57 मेंबर्स हैं जी। क्या कहते हैं, ओआईसी में। तो इस लिहाज से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ये एक सेकंड लार्जेस्ट है जी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। कह नहीं सकते, है ही है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है जी, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जद्दा में। अब ये फोरम बेसिकली काम कैसे करता है जी, इसमें एक तो इसका यानी स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें तो एक तो इसमें जो है वो इस्लामिक समिट आप करवाते हैं जी, ठीक है जी। मुख्तलिफ हेड ऑफ द स्टेट्स, किंग्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, वो इसकी पहला बड़ा जो फोरम है वो तो इसका इस्लामिक समिट का है जी। ये सब में ही होता है, जिस तरह आसियान में भी होता है जनाब। कोई नई चीज तो नहीं है कि जिसमें आप इसको कह लें कि ये अ, कौन सी इतनी को बड़ी जो है वो चीज। ऑब्जेक्टिव वाइज वो पूछ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव वाइज जो है वो इसकी डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए कि जी ये टोटल कितने समिट जो है वो हो चुके हुए। सो ये मुख्तलिफ समिट्स हैं जी, इस्लामिक समिट्स के जो है वो हमें नजर आते हैं, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क हैं। मसलन हमें इसके कुछ 13 तो रेगुलर इस्लामिक समिट मिलते हैं जी। 13 नहीं, 14th भी हो गया था, सॉरी, 14 मिलते हैं जी। 14 इसके हमें रेगुलर इस्लामिक समिट्स मिलते हैं। यानी पहला जो 1969 से लेके और ऑनवर्ड्स जो है, तो हमें इसके 14 रेगुलर समिट्स जो है वो मिलते हैं जी, ठीक है जी। आजकल जो अब ट्रेंड और प्रैक्टिस चल रही है उसके मुताबिक तो ये 3 इयर्स में एक समिट जो है वो होता है। इसके साथ इसका जो दूसरी जो हमें इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है जी फिर इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट। कोई मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी इशू, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट, सही है जी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो समिट्स हैं उनकी भी जो क्या कहते हैं डिटेल्स हैं, वो भी कि ये 8 अभी तक जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट्स वो हो चुके हुए हैं जी, ठीक है जी। इस ओवरऑल इसमें क्या कहते हैं ओआईसी के फ्रेमवर्क में। सो एक तरफ तो फिर ये, इसके बाद जो स्ट्रक्चर में दूसरी इंपॉर्टेंट जो फोरम है उसको आप कहते हैं फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, सही है जी। ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है, ये हमें सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि इस पूरे में सबसे ज्यादा इनकी मीटिंग्स ये हमें नजर आती हैं। ये अब तक 48 मीटिंग्स जो हैं वो इसकी वो हो चुकी हुई हैं 1969 से लेके 2022 तक, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स सारे जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये दो इसके बड़े जो है वो आप कह लें कि फ्रेमवर्क है। ऑफ कोर्स फिर इसका जो है वो एक सेक्रेटेरिएट तो है ही है, जिस तरह बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। जद्दा में है जी, सेक्रेटरी जनरल होता है, ये बच्चों वाली बात है। सेक्रेटेरिएट है और सेक्रेटेरिएट जद्दा में है, और जद्दा में फिर इसका सेक्रेटरी जनरल वो भी मौजूद है जी। सो जनाब ये जो इसका फ्रेमवर्क है, इन एडिशन टू दिस इसके काफी जो है वो फिर ऑर्गन्स हैं जी, ऑर्गन्स, सही। सो बारी बारी इसके जो है वो ऑर्गन्स को देख लेते हैं जी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। इसके ऑर्गन्स वर्केबल यानी उनकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं, लेकिन ये है कि चलो एक आपको अंदाजा हो, ठीक है जी, कि इसके ऑर्गन्स में हैं कौन कौन से जी।
इसके ऑर्गन में जनाब आपके पास रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर इस्लामिक हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है जी। रिसर्च सेंटर वो काम कर रहा होता है जी मुस्लिम हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर इसके बाद जनाब इसके रिसर्च सेंटर में ही ट्रेनिंग सेंटर भी है जी, इस्लामिक जो है वो सोशल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। फिर उसके बाद जी इसमें यूनिवर्सिटी भी है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं जी जिसको, वो भी जो है वो मौजूद है जी इसमें। फिर इसके बाद जनाब ट्रेड का भी सेंटर फॉर ट्रेड वो भी है जी। सही जी। फिर इसकी एक फिका एकेडमी भी है जी, यहीं पे और लिख लेते हैं। फिर इसका एक सॉलिडारिटी फंड भी है, किसी भी तरह की कहीं पर जो ह्यूमैनिटेरियन इशू आ जाए, डिजास्टर आ जाए तो उससे रिलेटेड, तो ये इसके छोटे छोटे से वो हैं ऑर्गन्स हैं जी। लार्जली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो तो है जी एक कलेक्टिव वॉइस, मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनकी एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, वो एक बड़ा जो है वो आप कह लें कि इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एरियाज में आपस में कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए जी। समझ आ रही जी। अब ये आप कह सकते हैं इसके की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये ओआईसी के, बट द पॉइंट इज कि जी सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन, तो एज अ सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। तो 1970s यानी 1969 से 1974-75 तक जब ये अपने इनिशियल स्टेज में इवॉल्व हो रही थी, तब एक बहुत बड़ी ये एक पोटेंशियल फोरम, पोटेंशियल फोर्स के तौर पर एक बड़ा फोरम इसको रिकॉग्नाइज किया गया। हाउएवर सिंस 1974-1975 टिल डेट इसकी इफेक्टिवनेस इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, तो उसमें रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वो हमें नहीं मिलती। लार्जली ये यूएन के फोरम से आने वाली रेजोल्यूशंस को ही एंडोर्स या क्लेम करती है लार्जली। सो हमें नजर नहीं आता कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पैलेस्टीन हो, चाहे वो रोहिंग्याज हो या एनी अदर दुनिया में, उससे रिलेटेड किसी भी तरह की, इस टाइम किसका फोन आ गया, एक मिनट जी, जरूरी फोन है, मैं जरा पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ओआईसी की नहीं मिलती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम 2017 से 2022 के फ्रेमवर्क में देख लें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट्स तो हुए ओआईसी के pertaining to पैलेस्टीन, खास तौर पर इन दिसंबर 2017 एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट हुआ टर्की के जो है वो कॉल पे, कि जिसमें जेरूशलम
इसको यूएस ने जो है वो तस्लीम कर लिया एज कैपिटल ऑफ इजराइल। दैट वाज अ वायलेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशन वे बैक इन 1948। तो उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट हुआ, बट उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट से क्या यूएस का डिसीजन रिवर्ट हो गया? तो ऐसा तो नहीं हुआ। सो ओआईसी के फोरम से हमें डिप्लोमेटिक कंडेमिनेशन तो मिलती है, डिप्लोमेटिक एक्शंस पर सीरियस क्वेश्चन मार्क। ओआईसी ज्यादा इसमें अरब फैक्टर वो प्रिवेल करता, अफ्रीकन फैक्टर एंड रेस्ट ऑफ द एशिया फैक्टर ये ज्यादा प्रिवेल नहीं करता। फॉर इंस्टेंस दिस इज 48th सेशन जी जो हुआ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इस 48th सेशन में जो डिक्लेरेशन दिया गया, इस डिक्लेरेशन के 70 पॉइंट्स हैं। इट इज नोन एज लॉन्गेस्ट डिक्लेरेशन in the history of OIC by the Foreign Ministers Council। लेकिन जब हम प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर्स के डिक्लेरेशंस देखते हैं तो वो स्पेसिफिक इश्यूज पर हैं। लेकिन इस दफा क्योंकि इस्लामाबाद में हुआ है तो 70, और इस 70 में फिर नियरली ऑल पार्टिसिपेंट्स उनको खुश करने की जो है, उनको उनकी एक कंटेंटमेंट डेवलप करने की ही कोशिश है। फॉर इंस्टेंस अजरबैजान, उसकी भी सपोर्ट में डिक्लेरेशन में पॉइंट है। कश्मीर, उसकी भी सपोर्ट में डिक्लेरेशन में पॉइंट है। अफ्रीका के 5 कंट्रीज और उनमें मुस्लिम्स के जो इश्यूज हैं उसको भी सपोर्ट करने की प्रोविजन मौजूद है। पैलेस्टीन की भी सपोर्ट के प्रोविजंस मौजूद हैं एंड नंबर ऑफ अदर्स। सो इस डिक्लेरेशन में 70 पॉइंट्स जो कि इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। समझ आ रही जी? सो OIC as a forum, second largest forum, but worst performing forum. What are the factors behind this worst performance? पहला बड़ा फैक्टर तो जो है वो तो इसकी थीमेटिक जो इसका फ्रेमवर्क है वो अलाइंड ही नहीं है, नॉट अलाइंड विद द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, ये इस्लामिक कंट्रीज, तमाम इस्लामिक कंट्रीज, उनकी एक कॉमन वॉइस, और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर विद इन मिडिल ईस्ट डिफरेंसेस, फिर नॉर्दर्न अफ्रीका की स्टेट्स वर्सेस मिडिल ईस्ट डिफरेंसेस, फिर हैवी रिलायंस ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ऑन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। सो ये थीमेटिक फ्रेमवर्क नेशन स्टेट के साथ अलाइंड ही नहीं। नेशन स्टेट्स विद इन दिस इस्लामिक ब्लॉक, they decide not in context of being a block of Muslim countries, rather they decide in lobbies,
लॉबी फ्रेमवर्क में डिसाइड करते हैं। थ्री डिफरेंट lobbies which are not confrontational with each other, not confrontational, जो आपस में confrontational नहीं है, but तीन डिफरेंट लॉबीज मौजूद हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मलेशिया, टर्की। थ्री डिफरेंट लॉबीज जो आपस में डायरेक्ट किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन में नहीं है। और एक लॉबी फिर ईरान, जो कि कन्फ्रंटेशन में विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो अगर हम कन्फ्रंटेशन एंड नॉन दोनों को मिलाने तो चार बड़ी लॉबीज ओआईसी में ऑपरेट करती हैं। सो सीरियस लैक ऑफ कंसेंसस। सो जो थीमेटिक फ्रेमवर्क है वो नेशन स्टेट के साथ अलाइंड ही नहीं है भाई। नीचे जो पॉलिटिक्स है वो उन्हीं लॉबीज में हो रही है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन एज उसमें लॉबीज होती हैं। सो इसको फिर इस रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ओआईसी की वर्स परफॉर्मेंस में वो इसके थीमेटिक फ्रेमवर्क में। देन ह्यूज डिफरेंस in terms of rich and poor Muslim countries. There's a huge difference. If we compare the organizations like ASEAN, European Union, functional जो बड़ी organizations हैं, इनको जब हम compare करें तो इनमें वो huge difference नहीं है in terms of accumulation of $/gold/resources जो हमें OIC में मिलता है। कुछ इनमें कंट्रीज जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, ये ऐसे कंट्रीज कि जो बहुत इमेंस रिसोर्सेज, गोल्ड, डॉलर, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा पोजेस करते हैं। सो इनका से जो है वो फिर हमें रिफ्लेक्ट होता भी नजर आता है। सो ये ह्यूज डिफरेंसेस रिच और पुअर मुस्लिम कंट्रीज। पुअर मुस्लिम कंट्रीज अब लीस्ट जो है वो आप कह लें इनको के बेनिफिशियरी हैं इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के। टेक द एग्जांपल ऑफ जो इनका है जी इस्लामिक सॉलिडारिटी फंड। तो इस्लामिक सॉलिडारिटी फंड लिटरली ना तो सीरियन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी तरह की इसकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मौजूद है, ना यमन के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी तरह की, हालांकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये सेक्रेटेरियन लाइंस पर भी डिवाइडेड है ओआईसी कंट्रीज। सो ऐसा फोरम इट्स क्वाइट अननेचुरल। ये एक सिंबॉलिक फोरम है बस। इसकी क्रिएशन की जो बुनियादी वजह दैट वाज पैलेस्टीन। पैलेस्टीन ही बुनियादी वजह बस, जहां से ये इनिशिएट हुआ। सो नियरली ऑल डिक्लेरेशन उनमें पैलेस्टीन ही एक वैसा पॉइंट है जो हमें कॉमन नजर आता है। अदर देन दैट हमें कॉमन एलिमेंट्स नजर नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट जो रीसेंट 48 सेशन है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या बेनिफिट हुआ जी? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बेनिफिट हुआ कि पाकिस्तान जो 2029 से 2020 में अगस्त 2019 के इंडियन स्टेप उसको लेके ओआईसी में गया, तो ओआईसी कंट्रीज जो है वो किसी भी तरह पाकिस्तान के केस को मेजॉरिटी ऑफ द बड़े लॉबिस्ट ने ऑन नहीं किया कि डू नॉट, ये अखबारों में भी आप देख सकते हैं, मेक
कश्मीर एन इशू ऑफ उम्मा। एक्सप्लिसिटली किंगडम और यूएई के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस पर बात की। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक जो बड़ा ब्रेक थ्रू है वो ये है कि इस 48 सेशन में एक्सप्लिसिटली ये कहा गया कि जनाब अगस्त 2019 के जो स्टेप्स हैं इंडिया उनको जनाब वापस ले और यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर इशू को एड्रेस कीजिए। तो ये पहली दफा हमें नजर आता है कि ऑफिशियली डिक्लेरेशन में ओआईसी की, लेकिन प्रोबेबली इसलिए भी क्योंकि इस्लामाबाद में हो रहा था। 70 पॉइंट्स तो इसकी डिक्लेरेशन में है ही है, तो सारों को मिला लो, सारों के पॉइंट्स डाल लो। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है फिर ओआईसी का कि इट्स अ वीक फोरम, अननेचुरल फोरम है, एक सिंबॉलिक फोरम है। The second largest forum across globe is nothing but a symbolic framework. So ऐसे फ्रेमवर्क में आप सजेशंस जो हैं उसमें यही कह सकते हैं कि ये उम्मा के आइडिया पे नहीं, नेशन स्टेट के आइडिया पे इसको ऑपरेट करना चाहिए ओआईसी को। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स उसको एड्रेस करने के लिए इसको उसी फ्रेमवर्क में चलना चाहिए जिसमें अरब लीग चलती है। अरब लीग भी एक फोरम है, तो अरब लीग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है इजराइल को इन कंपैरिजन विद ओआईसी। बायकॉटिंग करते हैं, एम्बार्गोज लगाते हैं उन कंपनीज पे जो इजराइल के साथ ट्रेड करती हैं। आप उसकी लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। अपने करंट फ्रेमवर्क में ये किसी भी तरह जो है वो एक्टिव नहीं हो सकती। फिर उसके बाद इसके जो डॉर्मेंट ऑर्गन्स हैं जो भी हमने पीछे बात की, तो इसके डॉर्मेंट ऑर्गन्स को वाइब्रेंट करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि ओआईसी सिर्फ कश्मीर और सिर्फ पैलेस्टीन या अदर इश्यूज इसी के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती रहे। इसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और जितने मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें रहते हुए कोऑपरेशन करनी चाहिए। Otherwise, it will be a forum mainly to highlight the plight of Palestinians and occasionally of Kashmiris. So इस पॉलिसी ने, स्ट्रैटेजी ने कुछ नहीं दिया ओआईसी को एज अ फोरम। नो डाउट ये यूएन में, यूरोपियन यूनियन में एज अ रिप्रेजेंटेशन इनकी मौजूद है ओआईसी की, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को भी लार्जली जो लॉबिंग्स हैं विद इन ओआईसी, सो एक कॉमन कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में जी आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करें, तो ये पॉसिबिलिटी डेवलप नहीं हो पा रही। इस पॉसिबिलिटी को डेवलप होना चाहिए ट्रेड में, रिसर्च में, और जितने ऑर्गन्स मैंने आपको बताया तो उनमें काम करना शुरू कर। अगर इसमें नहीं करते तो ये हिस्ट्री वैसी चलती रहनी है जो 1969 से ऑनवर्ड्स अभी तक चलती आ रही है। द फिनोमेना ऑफ उम्मा इन कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट, ये एक फेथ का इशू तो हो सकता है, फेथ के कॉन्टेक्स्ट में तो आप कह सकते हैं, लेकिन सिस्टम में अब ये उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी भी तरह की पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन फ्रेमवर्क्स में ये हेल्पफुल ना था और ना है। सो कॉमन वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड
ये ऑन पेपर तो हो सकती है, लेकिन इन प्रैक्टिस इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप में से जिसको लगता है कि ये लिख के उसका सीएसएस का टॉप रुक जाएगा, तो वो ना लिखे इसको। हाँ, वो 70 प्रोविजन में बहुत सी प्रोविजन है ना, इस्लामोफोबिया की प्रोविजन भी है, डेफिनेटली है, वो तो प्रोविजन है, यानी सबको खुश कर दिया ना जी। 70 पॉइंट्स में सबको 57 के 57 कंट्रीज जिसका जो जो इशू है और कुछ कलेक्टिव इश्यूज हैं, सबको खुश कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भी आके जनाब बैठ गया, सिंबॉलिक है ये भी, एज अ सिंबॉलिक जेस्चर। लेकिन हमें सिर्फ ओआईसी के 48 सेशन पे तो क्वेश्चन नहीं आना, अव्वल तो आना ही नहीं, लेकिन अगर आ भी गया तो ओवरऑल ओआईसी के जो है वो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो 21st सेंचुरी में तो ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन टेररिज्म, खासतौर पे वॉर ऑन टेरर, उस पर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ओवर जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, उस पर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ओवर द फ्यूचर ऑफ सीरिया। यानी इतना वीक फ्रेमवर्क के ओआईसी के लेवल से कोई बड़े सॉल्यूशंस डेवलप नहीं हो सके। डिफरेंसेस ओवर लीबिया, फ्यूचर ऑफ लीबिया 2010-11, ओआईसी का फ्रेमवर्क तो नहीं जो है वो इफेक्टिव हो सका। इवन ओआईसी फेल्ड टू काउंटर द फिनोमेना, यानी सेपरेशन ऑफ साउथ सुडान फ्रॉम सुडान 2011। सो एक ओआईसी मेंबर कंट्री में से डिवीजन निकाल के एक साउथ सुडान तो बन गया, लेकिन ओवरऑल ओआईसी ऐसा किसी मुस्लिम जो ओप्रेस्ड ग्रुप है उसके लिए तो नहीं कर सके। सो ये ओआईसी का जो है वो फ्रेमवर्क हो गया। मुझे चांसेस तो इसके कम लगते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर भी आप जैसे माइंड का ही हुआ तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस मुझे कम ही लगते हैं। अब बात कर लेते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अभी जो रिजीम चेंज हुई है आपकी, इस रिजीम चेंज में जो न्यू रिजीम आई है, उस न्यू रिजीम का सबसे बड़ा जो स्लोगन है वो है ही है कि एज अर्ली एज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं और फिर न्यू इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये चाहती हैं ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दोज विच आर रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस के प्रोसीजर से रिलेटेड रिफॉर्म्स पर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में, इनका ये कंसेंसस सबका, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएलएन, सबका, लेकिन सबका फोकस है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन पे। इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है जी। जी, जिन्होंने एक 50 की आइडियाज में लिया हुआ है उनको तो, उनके लिए तो एक रेपुटेशन ही है, लेकिन ज़ाहिर है सारे स्टूडेंट्स ने तो नहीं लिया होता। तो ज्यादातर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोसीजर पे, इलेक्शन के प्रोसीजर पे रिफॉर्म्स चाहती हैं। बट द पॉइंट इज कि दुनिया में कहीं भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रोसीजर से पहले इंस्टीट्यूशनल होती हैं जी। अनलेस एंड अनटिल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसको स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी प्रोसीजरल एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें, आपको कोई फायदा नहीं। ऐसे भी आ सकता है, तो हम ये अपनी थीसिस स्टेटमेंट के तौर पे भी इसको डेवलप कर सकते हैं कि तमाम पार्टीज ईवीएम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? समझ आ रही जी? इन्हीं में ऑपरेट करते हैं जी। प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हमें पॉलिटिकल पार्टीज और इन्हीं में डिफरेंसेस नजर आते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर किसी की तवज्जो नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता कि एज एन इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रांग हो। सो करंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है फॉरेन फंडिंग केस के, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह डाटा स्क्रूटनाइज हो रहा है उस पर डिसीजंस दे और अपनी अथॉरिटी डेवलप करे, क्योंकि वो फिर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में स्ट्रांग इदारा बन चुका है। नेवरदलेस मसले क्या हैं? अगर हम इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़े मसलों में तो इसकी लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, इसका इशू बड़ा। ऑटोनॉमी हमेशा या अथॉरिटी हमेशा याद रखिएगा किसी भी इदारे की, किसी भी डिपार्टमेंट की, उसकी फिस्कल इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ी हुई। वो कितना अपने फिस्कल यानी मामलात में कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट है। सो नो डाउट इलेक्शन कमीशन का बजट में सेपरेट हेड है, सेपरेट हेड है इनका जी, फेडरल बजट में मौजूद है। बट इनको गवर्नमेंट्स की तरफ से स्पेशल ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ पब्लिशिंग, जो आपकी इलेक्शन डे की से रिलेटेड बैलेट पेपर्स होगी, इन द फॉर्म ऑफ आपकी जो वोटर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए भी ज़्यादा पैसा लगता है ना इन चीज़ों में सारों में। सो आपको फिर वो स्पेशल ग्रांट्स पे भी फोकस करना पड़ता है। सो जब तक फिस्कल इंडिपेंडेंस नहीं होगी तब तक ऑटोनॉमी नहीं डेवलप हो सकती। तो ये बहुत ज्यादा फिस्कल डिपेंडेंस का शिकार है ऑन फेडरल गवर्नमेंट। सिर्फ तनख्वाहें मिल जाना एक सेपरेट हेड में अकाउंट में वो काफी नहीं है। किसी भी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, उसके लिए सिर्फ तनख्वाहें उसके हेड में आ जाए ये काफी नहीं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप का है जी, बहुत ज्यादा इशू। इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में, टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में भी, स्क्रूटनी के प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी, इसमें इनको हैवी रिलायंस करना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अपना इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क वो नहीं मौजूद है। अपना इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क होगा मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। फिर रिकॉर्ड कीपिंग, इसके लिए भी आपके पास आउटडेटेड फ्रेमवर्क ही मौजूद है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप में बजाते खुद आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी इशू है। फिर आपकी प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। यानी इलेक्शन कमीशन में काम करने वाला बंदा वो हाईएस्ट लेवल बीइंग द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इसका ख्वाब नहीं देख सकता। सही है जी। फिर उसके बाद लीगल जो मसल है ईसीबी का वो बहुत वीक है। ये मेयरली शो कॉज नोटिस और नोटिस ही दे सकते हैं।
बहुत कम इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट्स में स्टैंड स्टिल में इनके चलते रहते हैं। जिस तरह अभी पेपर में तो नहीं लिखना, लेकिन ये फैसलवाड़ा वाला जो केस है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया। सो जनाब बहुत कम डिसीजंस, वरना इलेक्शन कमीशन के डिसीजन नेक्स्ट फोरम पर वो चैलेंज हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वायलेशंस करते हैं, ये शोकाज कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, दैट्स इट। सो जब तक लीगल फ्रेमवर्क जो है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स वो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जो है वो अदारा जो है वो पावरफुल नहीं हो सकता, और पॉलिटिकल पार्टीज उसको फिर उसको एज प्रेशर टैक्टिक्स उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्टी, जिस तरह आजकल हो रहा है। सिंपल रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में तो नहीं, लेकिन ऑन मेरिट जो है वो हम नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज हो रही हैं बाय अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, और इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ नहीं कर पा रहा। ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना जी, कि एनुअल जो है उसने स्क्रूटनी करनी है तमाम पार्टीज की, ऑल पार्टीज, किसको कहां से कितना पैसा आ रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है। सो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका अपना प्रेस जो आप कह लें सेक्शन, मीडिया सेक्शन, वो वर्क ही नहीं करता कि कोई प्रेस रिलीज जारी हो रही हो, कोई स्टेटमेंट को मीडिया को स्टेटमेंट दी जा रही हो कि भाई अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो वो नहीं है बिल्कुल भी। सो लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज बता रही हैं वही लोग उस पर ईमान लेके आएंगे। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर के इश्यूज हैं। हाईएस्ट लेवल पर हम देखते हैं कि 20th अमेंडमेंट और फिर 22nd अमेंडमेंट, इनके जरिए ईसीबी के चेयरमैन यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट, चीफ की अपॉइंटमेंट, उससे रिलेटेड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड, दो अमेंडमेंट्स, दो प्रोविजंस मौजूद तो हैं, लेकिन दोनों प्रोविजंस इंस्टीट्यूशन को ऑल टुगेदर स्ट्रांग नहीं करती, जो कि होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन बीइंग एन इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल हो जाए। अभी तो इस वक्त अताब में है ना पीटीआई, तो जी बाकी सारे जो है वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, कदम बढ़ाओ इलेक्शन कमीशन, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चाहता कोई भी नहीं, क्योंकि कल को आप भी फंस जाएंगे। दूसरी तरफ फिर इसके प्रोसीजरल इश्यूज हैं, प्रोसीजरल रिलेटेड टू फिर आपके इलेक्शन से रिलेटेड। प्रोसीजर में आपका एक बहुत बड़ा इशू तो आपका टेम्पररी स्टाफ है जी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आप स्टाफ हायर कर रहे होते हैं जो कि ना स्किल्ड होते हैं, एक दो दिन की आप बस ट्रेनिंग कराते हैं, यानी वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं। फिर प्रोसीजर में एग्जेक्टिव अथॉरिटीज, चीफ सेक्रेटरी, फिर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनकी तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं मिल रही होती टाइमली। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो डस्का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, कि उसमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से जो है वो नहीं मिलती, क्या कहते हैं, कोऑपरेशन टाइमली नहीं मिलती। सही है जी। फिर इसके बाद प्रोसीजर में इनका एक बहुत बड़ा मसला वो डीलिमिटेशन है,
डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए पहला जरूरी है कि अपडेटेड सेंसस हो, और दूसरा आप मैप्स पर रिलाय कर रहे होते हैं, मैप्स जो आपको के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करनी होती है। सो डिलिमिटेशन एक बहुत अपहिल टास्क है इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, टाइमली नहीं कर पाते, हैपहैज़र्ड होता है। फिर उसके बाद डिबेट ऑफ बैलेट पेपर्स वर्सेस ईवीएम। तो कलेक्टिवली जो हमारा 2018 का इलेक्शन है, 85,000 पोलिंग स्टेशंस पूरे पाकिस्तान में बने थे जी, 85,000 पोलिंग स्टेशंस, और इनमें तकरीबन 50% यानी मोर देन 50% वो एक ही इमारत, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, व्हाट्सएवर, उसी के अंदर वुमेन के अलहदा और मेल के अलहदा। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 2022 या 23 में जो इलेक्शन देखेंगे तो इसमें पोलिंग स्टेशन 90,000 से क्रॉस हो सकते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। सो 90,000 अक्रॉस पाकिस्तान पोलिंग स्टेशंस, और हर पोलिंग स्टेशन में फिर एक पोलिंग बूथ तो नहीं है ना जी, मेल साइड पे 3-3, वुमेन साइड पे 2-2, 3-3 आपको देने पड़ते हैं ताकि टाइमली लोग अपना वोट कास्ट करके निकलते जाएं। सही है जी। सो ऑन एवरेज you need about 350 lakh इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कि अगर आप कंडक्ट करना चाहें इलेक्शन, तो इसको तो हैंडल करना ही नियरली पॉसिबल है। ये टोटल इसकी कॉस्ट ही 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है अगर आप पूरा इलेक्शन अपना इस पे ले जाते हैं। तो इनको चलाने के लिए लोग, ट्रेनिंग, तो ये बड़े इलेक्शन डे के इश्यूज हैं इनको। बैलेट पेपर के कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या इशू है? बैलेट पेपर के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा इशू है वो तो कि जो आप कह लें कि एक्सेसिव बैलेट पेपर्स होते हैं, इन पर आपकी रेगुलेशंस काफी वीक हैं। बैलेट पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट। फिर इसके बाद आपका वोटर रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म अभी भी, हालांकि आपके वोटर रजिस्ट्रेशन की सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, बट स्टिल आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर किसी डेड पर्सनल उसका कोई और वोट कास्ट कर जाता है तो आपके पास इतना एक्सटेंसिव फोरेंसिक का फ्रेमवर्क नहीं है कि आप उसको वेरीफाई कर सकें। सो ये भी इश्यूज हैं, ये प्रोसीजर से रिलेटेड इश्यूज हैं सारे। इसी प्रोसीजर को एड्रेस करने के लिए आरटीएस भी शुरू करवाया गया 2018 में, लेकिन ये इसी में ही फ्लॉ, जब आप मोर देन 85 पोलिंग स्टेशन उसके रिजल्ट एक साथ एप्लीकेशन पर जो है वो उनको अपलोड करवाने की कोशिश करेंगे गिवन टाइम में, तो एप्लीकेशन इतने लोड को मेंटेन ही ना कर पाई और उसी की एक्विजिशन की जाती है कि 18 का रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक। सही है जी। क्या वजह क्या है हमारी तारीख में कि ये इंस्टीट्यूशनल या प्रोसीजरल, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हर दौर में डिक्टेट किया गया, ये डिक्टेशन कभी मिलिट्री रिजीम्स की तरफ से आ रही लार्जली। सही है जी, लार्जली मिलिट्री रिजीम्स की तरफ से, और इवन
जब सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई हैं तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं डेवलप करने दिया। सो बेसिकली आपकी रूलिंग एलीट वो इलेक्शन कमीशन को कभी भी उन्होंने एक बड़ा फोरम डेवलप करने नहीं दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है। जब भी किसी मुल्क में उसका इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जो भी जो डिपार्टमेंट है ये अगर वीक होगा, इसकी रेट इफेक्टिव नहीं होगी, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी वीक ही रहेगी। आपके इंस्टीट्यूशंस, ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो वीक ही रहेंगे। इलेक्शन के प्रोसेस में पब्लिक का ट्रस्ट वो लो डाउन हो जाएगा। समझ आ रही जी? सो अगर आपने इंप्रूव करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी, तो आपको प्रोसीजर से पहले इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। प्रोसीजर से पहले इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। पोलिंग प्रोसेस से पहले पॉलिसीज इलेक्शन कमीशन की उनको अबाइड बाय करने की जरूरत है। पोलिंग प्रोसेस जो है वो अगर आपका फ्रेमवर्क पॉलिसीज का बेहतर है तो पोलिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नियर फ्यूचर में ऐसा नजर नहीं आता। अगर आप मैक्सिको की एग्जांपल लें तो मैक्सिको ने अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट को एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग किया 1990s में। सो हमें भी अपने भी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। प्रोसीजर का इशू ही कोई नहीं है। अगर इदारा स्ट्रांग हो जाए, प्रोसीजर ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर हो जाता है। हम पॉलिटिकल पार्टी सारी इस प्रोसीजर की डिबेट में ही फंसी है और लोगों को इसी में इंटरेस्ट होता है, कौन कहाँ वोट दे सकता है, कौन क्या कर रहा है। इदारा स्ट्रांग करने की जरूरत है। सो अगेन ये फॉरेन फंडिंग केस आपके पेपर तक में भी फैसला इसका आ जाए ना आए, तो ये एक क्लासिकल केस स्टडी है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर अपनी अथॉरिटी एज अ रेगुलेटर उसको जो है वो इन्फोर्स कर सकता है। ये थे जी कुछ टॉपिक्स के जो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लूं।